ओके ओके ओके। अच्छा जी, अगर देखिए मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका जो डैशबोर्ड है उसमें जो मीटर्स लगे हुए हैं वो आपको क्या चीज बता रहे हैं? मेरा सवाल है आपसे कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका जो मीटर है गाड़ी का वो आपको क्या क्या चीजें बताता है? सर स्पीड भी जाता है। वो स्पीड बता रहा है, आरपीएम बता रहा है, फ्यूल बता रहा है, गाड़ी हॉट हो रही है कि नहीं बता रहा। जी सर। यही यही चीजें है ना? ठीक है। जी सर बिल्कुल। स्पीड का फायदा क्या है? आपको अगर स्पीड बताएगा तो आप स्पीड क्यों मालूम करना चाहते हैं? स्पीड मालूम करने की क्या रीजंस हैं? सर किसी एक्सीडेंट से बचने के लिए। वेरी गुड कि आपको स्पीड लिमिट के अंदर चलना चाहिए, और दूसरा ये कि अगर आप किसी दूसरी गाड़ी के करीब हो तो यू मस्ट हैव एन आइडिया कि हमें ब्रेक कब दबाएंगे तो हमारी ब्रेक कितनी देर में लग सकती है। और इसके चालान अलावा से बचने के लिए ओवर स्पीड। ओके, चालान से बचने के लिए, इसके अलावा अच्छी फ्यूल कवरेज करने के लिए भी स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है ना? गियर की स्पीड कि अगर मैं जी सर बिल्कुल मान ऐसे ही है। लीजिए 6 या 7 पे जा रहा है और मैंने खींची भी गाड़ी दूसरे गियर में, उतना ज्यादा पेट्रोल लगेगा। ठीक। तो ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट पैनल पे आपके कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है और उसे आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा है, और उस प्रोसेस करने के बाद आप उसके ऊपर डिसीजन लेते हो कि यार मैंने जो पहला एक स्पीडोमीटर को हम देख रहे हैं और आरपीएम को देख रहे हैं तो हम क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं। देखिए जी, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग ने की जो फिगर्स आती हैं आपके सामने निकल के, उन्होंने खुद आपसे बातें नहीं करनी। यू हैव टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। आप उन फिगर्स को देखोगे और उसके बाद उन फिगर्स को देख के आप कोई उस फिगर का मतलब निकाल लोगे। मैं अब आपसे ये कहता हूं कि यार मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आया है मेरी कंपनी का, वो 2 लाख रुपए आया है। ठीक है। इटसेल्फ ये 2 लाख रुपया अगर रेगुलरली पिछले साल का भी 2 लाख रुपए आया है या पिछले महीने का भी 2 लाख रुपया आया है और कॉन्टिन्यूसली 2 लाख रुपया ही आ रहा है तो ये नेग्लिजिबल है। इसको हम फिगर को हमने गौर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एकदम से अगर ये बिल आ जाता है 3 लाख रुपए, तो आप सोचो कि भाई ये लाख रुपए का इस्तेमाल किधर हुआ है। ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। आप उस एरिया को जाके ढूंढना शुरू करोगे कि भाई यहाँ पे कहाँ पे हमारा जो मसला हुआ है कि 1 लाख रुपया बिल हमारा कैसे बढ़ गया। तो अकाउंटिंग के अंदर जो फिगर्स आती हैं, फिगर्स कहाँ पे आ रही होती हैं? आपके पास 5 स्टेटमेंट्स आपको पता है कि आप बनाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी इनकम स्टेटमेंट की और बैलेंस शीट की। जो फिगर्स आ रही हैं इनकम स्टेटमेंट में, आपके पास सेल्स की फिगर आ रही हैं जो कि बेसिकली रेवेन्यू है। उसके बाद एक्सपेंसेस की फिगर आ रही है आपके पास, और प्रॉफिट या लॉस निकल के आ रहा है आपके पास। तो जो इनकम स्टेटमेंट है वो आपको बता रही है आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, और आपको अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस आपको कितना हुआ है। तो जब हम इस चीज को देखते हैं, इस चीज को मद्देनजर रखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस तो चलो हो गया। अब अगर हमारा प्रॉफिट हुआ है तो पिछले साल हमारा प्रॉफिट था 1 लाख रुपया और इस साल हमारा प्रॉफिट है 80,000 रुपया। तो वजह क्या बनी कि हमारा प्रॉफिट 20,000 कम हो गया। हमारा प्रॉफिट है 20% जो है वो पिछले साल से कम हो गया। हालांकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और वो स्टेबल बिजनेस है तो उसको एक परसेंटेज से ग्रो करना चाहिए, आगे की तरफ जाना चाहिए, और आपको 80,000 के बजाय 1,40,000 के ऊपर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देन यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस के व्हाई दिस हैज नॉट हैपेंड। आप अपने एक्सपेंसेस को नोट करेंगे, आप अपनी रेवेन्यूज को नोट करेंगे कि यहाँ पे कौन सी फिगर ऐसी है जो कि आउटलायर है। आउटलायर का मतलब जो कि पहले तो एक स्टेबल चल रही थी फिगर लेकिन वो चेंज हो गई है इस साल के अंदर। तो आप जब उस फिगर को देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि नहीं यार यहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हैं या यहाँ पे हमारा रेवेन्यू कम हो गया है। दो चीजें हो सकती है ना इनकम स्टेटमेंट के अंदर, या तो सेल्स रेवेन्यू डिक्रीज कर गया या आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो आप वहां से फिर उस प्रॉब्लम एरिया को पकड़ोगे और फिर आप उसको दूर करोगे प्रॉब्लम। ठीक है जी। आप लोग आइडेंटिफाई करें डिफरेंट नीड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजर इज इंपॉर्टेंट।
अच्छा, अब आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने ये वेबसाइट खोली थी स्टॉक एक्सचेंज की, तो स्टॉक एक्सचेंज में अगर ये हमारे पास ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं, तो व्हाई आर वी लुकिंग एट द साइट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और हम स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे जाके इसको क्यों देख रहे हैं? उसकी रीजन ये है कि आइदर वी आर इन्वेस्टर्स, हम इन्वेस्टर्स हैं जो कि इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और हम इसका जो है एनालिसिस कर रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस भी हम कह सकते हैं इसको कर रहे हैं कि इन कंपनीज में हमने इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। तो ये जो यूजेज है इसके हिसाब से लोग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। मैंने जिस तरह बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो वो अगर के कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं तो वो क्यों देख रहे हैं कि इस कंपनी का टैक्स इसने सही भरा है कि नहीं भरा, टैक्सेशन इसकी ठीक हुई है कि नहीं हुई, क्या इस कंपनी की तमाम चीजें लीगल हैं या कुछ इलीगल प्रैक्टिस इसने इस्तेमाल की है। उसके अलावा ऑडिटर्स इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करेंगे, और उसके बाद आपके जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस कंपनी को देखेंगे। जिस तरह बैंक्स आ गए, बैंक्स देखेंगे कि यार इसकी क्रेडिट लाइबिलिटीज कितनी है, और क्या अगर हम इसको लोन दें तो ये हमारी लाइबिलिटी पे ऑफ कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा जी, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि देयर आर थ्री बेसिकली ब्रॉड एरियाज, एक सॉल्वेंसी है, एक स्टेबिलिटी है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी है। और इन तीन एरियाज में से सबसे पहले सॉल्वेंसी को मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट डू यू थिंक, सॉल्वेंसी का मतलब क्या है, सॉल्वेंसी क्या चीज है? जी बेटा, इज द कंपनी एबल टू पे इट्स ऑब्लिगेशंस या लाइबिलिटीज, या कोई भी पेमेंट इसकी ड्यू आती है तो क्या ये कंपनी अपनी वो पेमेंट जो है वो दे सकती है कि नहीं दे सकती। तो ये था सबसे पहले सॉल्वेंसी। अच्छा जी, एक मैं अब एक बात करता हूँ कि एक कंपनी है, उसका प्रॉफिट है जी 10 लाख रुपया, उसके पास करंट एसेट्स में सिर्फ 2 लाख रुपए हैं, तो क्या ये कंपनी सॉल्वेंट है कि इंसॉल्वेंट है? प्रॉफिट है उसका 10 लाख जी, और करंट एसेट और उसके पास सिर्फ 2 लाख रुपए है। करंट एसेट 2 लाख रुपया प्रॉफिट है। सर सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट तो नहीं है। बेटा अगर एक आप मिनट, उसकी नहीं नहीं, देखिए, एक मिनट सर, एक मिनट बताती हूँ। कंपनी के पास प्रॉफिट ज्यादा है और एसेट्स कम है। फंस गए लाइबिलिटी ना, सर, फंस गए यहाँ पे, फंस गए हम। साइका यहाँ पे हम लाइबिलिटी, फंस गए। हाँ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी सर उसकी। वेरी गुड, वेरी गुड। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू कि लाइबिलिटीज कितनी है। तो यस लाइबिलिटी, सर। मैं कहता हूँ कि लाइबिलिटीज उसकी 4 लाख है और उसने अर्जेंट पे करनी है, तो फिर क्या होगा? सर अभी भी वो पे कर सकता है, उसके पास एसेट 2 लाख है, लाइबिलिटी चाहे प्रॉफिट 10 लाख है, वो उसके पास पैसे इतने हैं कि वो कर सकता है नहीं पे नहीं लाइबिलिटी, नहीं 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 कर नहीं सकता। नहीं 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 नहीं। ठीक है सर सर। मैं बताऊं? जी बेटा आप बताएं। सर ये जो सॉल्वेंसी में है उसमें एसेट देखे जाते हैं। अगर आपके एसेट्स आपकी लायबिलिटी से ज्यादा है तो इसका मतलब आप सॉल्वेंट हैं। आप अपने सारे डेट पे करने के मतलब के स्टेज में है, पावर में है। तो हाँ, अभी आप लायबिलिटी ज्यादा बता। मैं लाइबिलिटी ज्यादा बता रहा हूँ और एसेट्स को कम बता रहा हूँ। देखिए मैंने जी आपको सर। 3 फिगर्स दी हैं, 3 चीजें दी बताई हैं, याद रखिएगा। एक चीज ये कि अगर आपकी प्रॉफिट वो बता रहा है कि आपके प्रॉफिट 10 लाख रुपया हुआ है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपके पास वो 10 लाख रुपया कैश में मौजूद है। ठीक है, इसी चीज को देखने के लिए हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमें बताती है कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कितना है, और हमारे पास इस टाइम पे कैश कितना मौजूद है। ठीक है जी, ये चीज होगी सेपरेट, इसको हम साइड पे कर एक दिए। करते हैं तो आपकी आवाज नहीं आई थी मुझे, क्या कहा आपने? मैंने ये कहा है कि कैश फ्लो स्टेट हम लाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट इसके लिए कि अगर वो बता रहा है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 10 लाख रुपया है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताएगा कि असल में हमारे पास कैश कितना मौजूद है, कैश का इनफ्लो कितना हुआ है, कैश का आउटफ्लो कितना हुआ है। क्योंकि एक प्रिंसिपल है जिसको रेवेन्यू रियलाइजेशन प्रिंसिपल कहते हैं, उसके तहत जैसे ही हम कोई सेल करते हैं वी रिकॉर्ड इट, और रेवेन्यू को रियलाइज फौरी तौर पे कर लिया जाता है कि ये हमारा रेवेन्यू आ गया है।
बेशक हमने उसको क्रेडिट पे सेल किया हो, बेशक उसको हमने कैश पे सेल किया, हम उसको लिख लेते हैं। अब जो मैंने सवाल आपसे किया था उसकी जी तीन सर। चीजें बताई आपको। मैंने आपको बता दिया कि हमारा प्रॉफिट हमारा 10 लाख था। सेकंड, हमारे जो करंट एसेट्स थे वो 2 लाख रुपए थे। तीसरी चीज मैंने नहीं बताई थी। तीसरी चीज ये थी कि अगर हमें ऑब्लिगेशन हमने पे करनी है 4 लाख की, तो हम पे नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैश या करंट एसेट्स 2 लाख रुपए के हैं। ऑब्वियसली अगर मैं कहता हूँ कि करंट एसेट्स हमारे 2 लाख के हैं, तो उसमें कैश की चले आप 50-50 भी लगा लें तो 1 लाख रुपए का कैश होगा, और 4 लाख हमने पे करना है। तो हाउ वी आर गोइंग टू पे दैट? हम वी आर नॉट सॉल्वेंट। फॉर सॉल्वेंसी वी मस्ट कीप सच अ बैलेंस कि हमारी अगर कोई आने वाली फ्यूचर में लायबिलिटी है, फौरी तौर पे कोई लायबिलिटी है, हम उसको पे कर सकें। सेकंड इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। स्टेबिलिटी से मुराद ये है कि कंपनी जो आपके ऑपरेशन चल रहे हैं वो स्टेबल है कि नहीं है। कहता हूँ जी आपका पहले साल में प्रॉफिट है 10 लाख रुपया, दूसरे साल में 20 लाख रुपया है आपका प्रॉफिट, एकदम से 100% की जंप हो गई। और मैं कहता हूँ सर जी एग्जाम तीसरे के साल बाद में कंटिन्यू करें। 5 लाख रुपया हो गया, 5 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ है, तो ये स्टेबल तो नहीं ना चल रहा, ये तो ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे इनस्टेबल है। इनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी होती है आपकी ये जा रही है ग्रोथ ऐसे 10% है, 15% है, 20% है, तो एक तरह से आपका जो है ना फ्लो बन रहा है, और उस चीज को हम स्टेबल कहेंगे। और आपकी अगर आपकी बिजनेस में स्टेबिलिटी है, तो आपकी जो फिगर्स हैं, लाइन चार्ट्स हैं, वो सारे आपके बेहतरीन होंगे। थर्ड इज प्रॉफिटेबिलिटी। व्हाट डू यू थिंक इज प्रॉफिटेबिलिटी? क्या है प्रॉफिटेबिलिटी? कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही? इसको समझना है आपको। मैं कहता हूँ जी कि एक कंपनी है, उसका 10 लाख रुपया कैपिटल है इसका, जी। और एक कंपनी है जिसका कैपिटल है 1 करोड़ रुपया। 10 लाख लगा के 1 लाख कमा रहा है, और ये 1 करोड़ लगा के 5 लाख कमा रहा है। 5। तो इसकी किसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है? सर दोबारा 10 लाख लगा के 1 लाख हाँ, कमा रहा है। हाँ, उसकी सर ज्यादा है, 10 लाख वाले की ज्यादा है। करोड़ लगा इसकी के तो ज्यादा है 5 10 लाख। लाख वाले की। सर 10 फर्स्ट वाले की ज्यादा है ज्यादा, फर्स्ट वाले की। वो तो देखा ना, 5% हो जाएगा। अब ये सर होगी, ये तो एक ही हो गया ना। सर क्या इसकी हो गया? ज्यादा है। ये 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, ये क्या आ गया जी आपका? 10% आ गया। अब यस। ये अब आप देखें जी, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 5% आ 5% गई। है उसकी ज्यादा सर। अब ये देखें जी, प्रॉफिटेबिलिटी बन गई एक कंपनी की 5%, और एक ही परसेंट बन गई 10%। 10%। ये दिस इज प्रॉफिटेबिलिटी। कितने पैसे लगा के आप कितना पैसा कमा रहे हैं, दैट इज योर प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट परसेंटेज, मैं कहूँ जी इन दोनों कंपनियों में से बेहतर कौन है? आप क्या कहेंगे, कौन सी बेहतर है? कंपनी 10 लाख वाली 10 लाख वाली बेहतर हुई ना। तो इसका मतलब फिलहाल क्या है कि एक कंपनी जिसने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो प्रॉफिट कम कमा रही है। बेशक हो सकता है कि उसने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हो, और आने वाले फ्यूचर में उसका जो है वो बिजनेस बढ़े और उसको प्रॉफिट ज्यादा आए, लेकिन राइट नाउ अगर हम उसको कंपेयर करें तो ये छोटा कैपिटल वाली कंपनी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो ये चीजें हमने देखनी है। ये प्रॉफिटेबिलिटी का फर्क आ गया अब आपके सामने। प्रॉफिट इज समथिंग एल्स, प्रॉफिटेबिलिटी इज समथिंग एल्स। अच्छा जी, अब अभी हमारे पास एनालिसिस टेक्निक आ रही है। दिस फर्स्ट एनालिसिस टेक्निक इज कॉल्ड एज रुपीज एंड परसेंटेज चेंज मेथड। इसमें ये देखिएगा, रुपी का मतलब है कितने रुपए में चेंज आया, परसेंटेज का मतलब है कितनी परसेंटेज आपकी चेंजेस आई है उसमें। ये दोनों चीजें हमने कंपेयर करनी है यहाँ पे, दोनों चीजों को हम एनालिसिस कर लेंगे। और अब ये देखें जी, फ्रॉम 1 ईयर टू द नेक्स्ट ईयर टू ईयर, इसका मतलब क्या है कि आपने साल हर साल जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसको हमने नोट करना है। ठीक है जी, साल हर साल की चेंजेस को हम देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब क्या है कि एक साल के बाद उसी साल के साथ हम अगले साल को कंपेयर करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर को उससे आने वाले साल के साथ कंपेयर करेंगे। कैसा? फर्स्ट ईयर को हम कंपेयर करेंगे सेकंड के साथ, फिर सेकंड को करेंगे थर्ड के साथ, थर्ड को करेंगे हम फोर्थ के साथ। हमारे पास सामने नेट सेल नजर आ रही है।
इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स हमें बताई गई है, एक फिक्टिशियस ये फिगर्स हैं। देखिएगा फर्स्ट लाइन में हमें नेट सेल नजर आ रही है, सेकंड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, थर्ड में ग्रॉस प्रॉफिट है, फिर हमारे पास अदर एक्सपेंसेस और उसके बाद एट द एंड हमें निकल के आ रहा है नेट इनकम। तो आप देखिए 2001 में हमें पता चलता है कि हमारा जो नेट सेल है वो 400 की है और 2002 के अंदर हमारी नेट सेल है 500 की। तो दोनों में फर्क कितना है? 100 का फर्क है ना। 2000 की टू की फिगर्स में से हम 2001 की फिगर को माइनस करेंगे। अब वो कैसे माइनस करेंगे? करेंगे तो 100 देखिए जी 500 मैं कर रहा हूं इज इक्वल टू 500 माइनस 400, ये आ गया जी 100। ठीक है, ये आ गया हमारा रुपीस, चेंज इन रुपीस। अब चेंज इन परसेंटेज कैसे निकालेंगे? चेंज इन रुपीस तो हम लोगों ने निकाल लिए कि वो 100 आ गया। अब चेंज इन परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम? वो ऐसे निकलेगा कि चेंज इन परसेंटेज इज इक्वल टू, ये जो हमने चेंज इन रुपीस निकाली थी, क्या निकाला है जी? 500 माइनस 100 डिवाइडेड बाय, हम करेंगे ये 2001 का जो फिगर है ना 400, इसके साथ डिवाइड करेंगे। ये कितना आ गया जी? 25%। क्या है ये? 25% आ गया। अब ये जो 25% है ना, दैट इज अवर चेंज इन परसेंटेज मेथड। ठीक है जी, फर्स्ट हमने निकाला चेंज इन रुपीस और उसके बाद हमने निकाला चेंज इन परसेंटेज। अब अगर इसका मैं फॉर्मूला लिखूं तो आप इसको समझ लें, इज इक्वल टू न्यू ईयर माइनस लास्ट ईयर फिगर और टोटली डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर फिगर। ठीक है जी, ये आपका फॉर्मूला है। न्यू ईयर माइनस लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर। ठीक है, ये आप समझ लें, मैंने सिर्फ फिगर्स की बात की है। अब यहाँ पे हमने 500 माइनस 400 किया और उसके बाद इसको डिवाइड कर दिया हमने 400 से। अब सिंपली 2018 की डाटा है, 2019 का डाटा आपको आ रहा है जी 2000, 3000, 500, 5000, 300, 1000 और ये 600, ये आपका डाटा आ रहा है। तो आप इसको बहुत आसानी से आप इसका रुपी चेंज निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू रुपी चेंज अगर हम लिखते हैं ऊपर, यहाँ पे लिख दिया जी हमने रुपी चेंज आ गया जी। कैसे आएगा? हम लोगों ने इज इक्वल टू 2000 माइनस किया हमने 2018 का डाटा, ये फिगर हमारे पास निकल आई। ये सिंपली हमने इसको ड्रैग डाउन किया है, ड्रैग डाउन करने के बाद हमारे पास तमाम जो आंसर्स हैं इसके निकल आए हैं। अब हम सेकंड ऑप्शन हमारे लिए क्या है, हमने क्या करना है? अब इसके रुपी चेंज हमने निकाल लिया, अब हमारे पास आएगी जी परसेंटेज चेंज आएगी ना। तो हम उसको क्या करेंगे? इज इक्वल टू रुपी चेंज डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे जी आप 2018 से लास्ट ईयर डाटा 1000। ठीक है जी 1। ये भी फिगर्स तो कुछ और आ रही हैं, लेकिन ये आपके पास परसेंटेज ये देखें जी 2018 में 1000 था, 2019 में ये 2000 हो गया। ऑब्वियसली ये 100% इंक्रीज किया है, तो बाकी आपके पास परसेंटेजेस जो है वो निकल के आ रही हैं। सपोज इसको मैं 500 कर देता हूँ, तो ये आपके सामने फिगर चेंज होगी, 66% के ऊपर आ गई। आपने सिंपली ये कैलकुलेट करना सीख लिया और बहुत आसान था कि हमने पहले 2019 में से माइनस किया 2018 को, तो जो फिगर आई दैट इज अवर रुपी चेंज, और उसको फिर हमने परसेंटेज लेने के लिए डिवाइड कर दिया हमने 2018 की फिगर के साथ, हमारे पास परसेंटेज आ गया। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा ये परसेंटेज मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया। क्या आप कंसीडर करोगे कि आप डिसीजन कैसे लेंगे? अब ये देखें जी नेट सेल हमारे पास 2001 और 2 के अंदर चेंज कितनी 25% आई, लेकिन 25% के बाद नेक्स्ट ईयर कितनी चेंज आ रही है? 20%। परसेंटेज जो है वो गिर गई है। लेकिन आप एक चीज को नोट करोगे, आपने इसमें सिर्फ ईयर टू ईयर कंपैरिजन करना है। क्या कह रहा हूँ? परसेंटेज और चेंज मेथड में ईयर टू ईयर कंपैरिजन करना है, सिर्फ ईयर टू ईयर करना है। इसके अंदर आपने
2001 के साथ 2003 को कंपेयर नहीं करना। वो आप अगर उसको देखोगे तो आप देखेंगे 50% इंक्रीज हो चुका है उससे। 2001 में अगर 400 थी और अगर उसमें 50% करें 400 का 200 बढ़ता है तो 2003 के अंदर आपका 600 हो चुका है। 50% आप इंक्रीज कर चुके हैं, लेकिन 2003 के अंदर आपकी परसेंटेज ड्रॉप हुई है। इसी तरीके से अगर आप देखो तो ये ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज पहले आपकी थी 21%, तो ये डिक्रीज करके 15% रह गई है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो ये देखें, हालांकि आपने देखें जी सीजीएस भी गिर गया, सीजीएस हालांकि पहले 28% था, अब जाके वो 23% रह गया, ये कम हुआ है। तो परसेंटेज आपकी प्रॉफिट की बढ़नी चाहिए थी। क्या रीजन होगी, क्या रीजन होगी भाई इसकी? सर जो बढ़ रहा है वो हमारा अपडेटेड ईयर के मुताबिक बढ़ रहा है, वो प्रीवियस ईयर के अगर मुताबिक बढ़ रहा होता तो फिर ये परसेंटेज ज्यादा ही बढ़नी थी। हम चूंकि प्रीवियस ईयर को देख रहे हैं तो इसलिए हमें ये कम लग रहा है, अगर उससे प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो ये ज्यादा ही है। नहीं ज्यादा तो है, लेकिन देखो ना बात ये है कि ये पिछले से कम हो गया, पहले से ये जी कम हो गया। जी जी लेकिन अगर जी इसको बिल्कुल कंपेयर ऐसा। करेंगे ना 2001 के साथ 2003 को, तो फिर तब हमें ये जो है ना फिगर जो है थोड़ा सा हिलाएंगे, क्या ज्यादा क्या लग हो गया। खैर अभी सिर्फ आपने अपना दिमाग सिर्फ इसमें लगाना है कि यार ये हो क्या रहा है, ये होने क्या लग पड़ा है, ये चेंजेस क्यों होने लग गई हैं। 400